नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। और पूछता है उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कोरोना से छुटकारा कब। जी हां, कोरोना से छुटकारा कब मिलेगा, ये अहम सवाल इसलिए भी यहां पर जो है निकलकर सामने आता है क्योंकि पूरी दुनिया में और हमारे पूरे देश की अगर बात की जाए, फिर देश के किसी भी राज्य की बात की जाए, लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जनता जो है बिना डर के इकट्ठा, किसी भी आयोजन की बात की जाए या फिर पर्व की बात की जाए, लगातार भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और कोरोना का जो एक खौफ है, जो डर है, वो आम जनता में नहीं रहा है, लेकिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की। तो उससे छुटकारा कब मिलेगा, किस तरह से और कब तक जो है वैक्सीन मिलेगी, और उससे पहले हम सबको क्या करना चाहिए, जब तक कोई मेडिसिन नहीं आ जाती तब तक हम सबको क्या करना चाहिए कि जो कि बढ़ते हुए आंकड़े हैं उसको रोका जा सके, और क्या कुछ सावधानियां हमको यहां पर बरतनी चाहिए। लगातार डॉक्टर्स और साथ ही लगातार शासन प्रशासन सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। क्यों आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्या हम लोगों को और भी जागरूक होने की आवश्यकता है? क्या हमें और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? या फिर जिस तरह से लगातार भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर किस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए? उन तमाम पहलुओं को लेकर, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम खास चर्चा करेंगे। उसी खास चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर CBN त्रिपाठी हैं, CMO हैं, मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर CBN त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और डॉक्टर राजेश वर्मा है, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, CSC मियागंज उन्नाव से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी राजेश वर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता हैं, जो कि चेयरमैन है फिलिक्स हॉस्पिटल के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर DK गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। और डॉक्टर CBN त्रिपाठी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, कोरोना का जो आंकड़ा है, संक्रमित मरीजों की जो एक संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, लोगों में उसका डर नहीं है, तो कैसे देखते हैं सर आप जो ये आंकड़ा बढ़ रहा है? जो हमारे समक्ष आंकड़े आ रहे हैं उसमें किसी तरह से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं जी, हमें केवल जागरूक रहने की आवश्यकता है। जागरूकता का जो अभाव है जी, वो इसका कारण है जी। सबसे प्रमुख चीज ये है कि हम किसी भी पर्व पे, किसी भी त्योहार पे, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी बाजार में हम इसके जो मापदंड हैं उसको हम भूल जाते हैं। मास्क लगाने की प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर निरंतर घट रही है, और हम निरंतर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर सहज रूप से एक दूसरे से संपर्क न बनाया जाए तो एक भयावस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी जी। हम लोगों को एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, हमारे अंदर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इससे हम विजयी होंगे जी। अगर ये दोनों चीजें रहेंगी तो हमारे न स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा जी, और कोरोना जो है उसकी जो संक्रमणता है वो स्वतः घट जाती है। इसके अलावा जी, अंतिम रूप से जब तक हमारे पास इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, जिसकी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल, और ऐसी अपेक्षा 2 माह में आ जाएगी जी, उसके उपरांत ही ये जो ग्राफ है हमारा नीचे जाएगा जी, और समापन की तरफ बढ़ेगा और मानवता विजयी होगी जी। बिल्कुल, बड़ा अहम सवाल है यही कि आखिरकार उससे पहले हम सबको सावधानियां बरतनी होगी। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, लगातार आप भी जो है मरीजों के बीच पहुंचते हैं, लगातार आप इस तरह के मामले भी देख रहे हैं, लेकिन एक डर का माहौल नहीं है लोगों के बीच में, तो किस तरह की और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और किस तरह से और सावधानियां लोगों को यहाँ पर बरतनी होंगी ताकि जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसको रोका जा सके? जी मलिक जी, आवाज कुछ कम क्लियर आ रही इधर आपकी जी। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो एक आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है या फिर लोगों को और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि इस आंकड़े को रोका जा सके? जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। बहुत ज्यादा या किसी और दूसरे प्रकार की जागरूकता की जरूरत नहीं उसमें मलिक जी। जो सरकार की गाइडलाइन है जी, जब भी हम किसी पब्लिक प्लेस जाए, वो बाजार भी हो सकता है, मेला भी हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, शादी हो सकती है जी, जो भी मापदंड कोरोना के लेकर तय किए गए हैं, अगर हम पब्लिक प्लेस जा रहे हैं मास्क लगा होना चाहिए जी,
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि जब तक अति आवश्यक ना हो हम घर से बाहर ना निकलें जी। अगर इन सब मापदंडों को अपनाया जा सकता है तो जो कोरोना के फैलने की चेन है इसको ब्रेक किया जा सकता है। और आपने देखा भी होगा लॉकडाउन पीरियड में जिस प्रकार की जागरूकता लॉकडाउन लगा के सरकार के द्वारा की गई थी, इससे काफी हद तक मतलब स्थिति का नियंत्रण पाया जा चुका है। और आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो ट्रेंड आ रहे हैं केसेस काफी कम हो रहे हैं जी। तो हमें चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क हो, जो कुछ गाइडलाइन है अगर उसका हम टोटल फॉलो कर रहे हैं तो नो डाउट इसके हम प्रसार को रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार इसको जो हमें रोकना होगा तो खुद हम लोगों को भी अपनी जो है वो सुरक्षा करनी होगी। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, आप इस पूरे कोरोना महामारी को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद जिस तरह से देश की रक्षा के लिए सीमा पर जवान तैनात होते हैं, आप खुद इस तरीके से लोगों की सेवा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन खुद डॉक्टर भी कितने ही ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी कोरोना महामारी को, और जो जागरूकता फैलाई जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या उसमें और इजाफा होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम सबको पता है कि मास्क लगाना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, अपने नाक मुंह को हाथ को बार बार नहीं छूना है, बार बार अगर जरूरी नहीं है तो बाहर नहीं जाना है। इसके बावजूद हम लोग इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ना तो पब्लिक अवेयर है और ना ही सरकार ने बहुत कठोर कदम उठाए हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। इसी वजह से जो दोबारा पीक नंबर केसेस बढ़े हैं, शायद यही मुख्य वजह है जिसकी वजह से दिवाली, दशहरा और छठ पूजा के आसपास सडनली केसेस बढ़ गए दिल्ली एनसीआर में। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप तो खुद को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, आपके जो प्रियजन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी वजह से उनकी भी जान खतरे में जाती है। तो जो हमारे जैसे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हॉस्पिटल का अन्य स्टाफ है, वो सब भी आपके ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं रिस्क पे होते हैं, डिस्पाइट कि उनके पास बहुत सारी प्रोटेक्शन होती हैं, उन्होंने पीपी किट पहन रखी होती है, उसके बाद भी चांसेस उनको भी इन्फेक्शन होने के हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ आप लोगों की सेवा करते करते जान गंवा चुके हैं। तो अगर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ कम हो जाएंगे या जान गंवा देंगे तो फिर लोगों को ट्रीट करना और मुश्किल हो जाएगा, डॉक्टरों के अंदर और नर्सिंग स्टाफ के अंदर भय व्याप्त हो जाएगा, तो इससे और चीजें बढ़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो कृपया करके सब लोग, मैं सरकार से भी अपील करता हूं, जैसे अभी भी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का फाइन, तो इसी तरह के कुछ स्ट्रिक्ट कानून हमें लाने पड़ेंगे। चालान पहले की संख्या में घट गए थे, जो जुलाई अगस्त में हम लोग चालान काट रहे थे, तो सितंबर अक्टूबर में जाकर उनका नंबर कम हो गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस कम हो गई है। तो हमें बहुत से अलग अलग चैनल के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारे सोशल वर्कर्स हो, एनजीओ हो, हमारे राजनीतिक जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, या हमारे धर्म गुरु हैं, इन सबको मिलकर एक बहुत बड़ा मास अभियान चलाना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए कि भाई अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना से छुटकारा मिला नहीं है, और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हम सबको मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, हम लोगों को बार बार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। ये सब चीजें, जैसे हेलमेट लगाना जरूरी है किसी हाईवे में जाने से पहले, इसी तरह मास्क पहनना उतना ही जरूरी है। अगर इन सब चीजों को हम फॉलो करेंगे तो हमें इन्फेक्शन कम होगा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ और हमारे हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे करके अगले 2 महीने में, 1.5 महीने में वैक्सीन आ जाएगी, अगले 5-6 महीने में वैक्सीन सबको लगना शुरू हो जाएगी, काफी जनसंख्या को लग जाएगी। तो तब तक हमें पूरा जो अभियान है वैक्सीनेशन का भी, ये ऐसा नहीं जनवरी फरवरी में वैक्सीन आ जाएगी तो सबको लग जाएगी, बट वो शुरुआत होगी, और सबको वैक्सीन लगते लगते, या जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको वैक्सीन लगते लगते पूरा साल निकल जाएगा। तो अगले साल हमारा बड़ा सावधानी का वर्ष है, ये साल लगभग खत्म हो रहा है, अगला ये 2-3 महीने बहुत क्रिटिकल है कि अगर हमें इन 2-3 महीने तक ध्यान नहीं रखा तो सडनली नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएंगे, बेड्स कम होंगे, आईसीयू के बेड्स कम होंगे, नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, और हम सबको अपने घर में या अपने परिवार में किसी ना किसी को क्या कहते हैं, उसकी वो कॉम्प्लिकेशन से डेथ भी हो सकती है, और हो सकता है उसको कुछ ना कुछ मॉर्बिडिटी में, खाली डेथ होना ही नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग
उस पर ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, या उनकी बैटरी कैपेसिटी कम हो जाएगी, उनकी एक्सरसाइज करने की क्षमता कम हो जाएगी, टहलने या उस पर सांस फूलेंगे, तो बहुत सारे कोविड सिम्टम्स भी या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। तो अगर इन सबको हमें कम करना है, मोर्टिलिटी को भी और मॉर्बिडिटी को, तो हमें सिर्फ प्रिवेंशन पे ही ध्यान रखना चाहिए। हम सबको बार बार प्रिवेंशन पे ही जोर देना चाहिए। बिल्कुल, और तभी जाकर जो है इस तरह के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है। डॉक्टर CBM त्रिपाठी जी, जो ज़्यादातर जो गांव के क्षेत्र है, जितना भी गांव का क्षेत्र, जो गांव के इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह का जो है मामले बढ़े हैं क्योंकि जागरूकता की कमी है। आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि किस तरह की अगर कोई समस्या होती है तो किस तरह से तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए और खुद अपने जो है हॉस्पिटल जा करके, क्योंकि अब शासन प्रशासन ने भी ज़्यादा से ज़्यादा जांच करने की बात कही जा रही है और जांच हो भी रही है, तो किस तरह के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए? सर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं आप। सुल्तानपुर में हम लोगों ने सबसे पहले जागरूकता का कार्यक्रम हर वर्ग में किया, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़ा रहा हो, चाहे वो किसी सामाजिक संस्था का जुड़ा रहो, विद्यालयों का रहा हो, प्रशासनिक अधिकारियों का रहा, चिकित्सा क्षेत्र, सबको पहले जागरूक किया। और जागरूकता का स्तर इतना था कि हमारे पास तो गांव-गांव से सीधे डायरेक्ट लोग फोन करते कि हमारे गांव में आप चेकिंग करवा दीजिए। शुरू के दिनों में तो एक आदमी गांव में आया नहीं, तुरंत लोग कहते थे हमारे गांव फला आदमी आ गया है, और लोगों ने अपने घरों के बाहर रोक दिया, गांव के बाहर रोक दिया, जिसके नाते हम काफी हद तक इससे कंट्रोल करने में सफल रहे। जबकि हमारे जनपद में दूसरे इंफेक्टेड नगरों से, अन्य प्रांतों से कम से कम 1.5 लाख लोग आए, लेकिन हमने सब लोगों को उसमें से बहुसंख्यक का टेस्टिंग की, उनको आइसोलेट किया, उनका इलाज किया, उनको अलग ढंग से व्यवस्था प्रदान की। आज की स्थिति में यह है कि कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमने टेस्टिंग की व्यवस्था न की हो। और पूरे जनपद में एक नेटवर्क है हमारी टेस्टिंग का, जिससे जुड़ा हुआ जो वर्ग है, जैसे आज स्पेशल सैंपलिंग का टारगेट दिया गया है, तो हम लोग मलिन बस्तियों में, छोटे वर्ग जहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे जगह, ऐसे तमाम बार हमारे शासन द्वारा निर्देश दिए गए, उनकी हमने सघन सैंपलिंग की और धीरे धीरे उनको आइसोलेट कर दिया। जिससे होता नहीं, मछली छानना है, हमने छान लिया है कि कौन कौन लोग बीमार हैं। उनको अलग करने के नाते सबसे पहले उनके द्वारा जो संक्रमण फैला उसको रोकना पहला मेरा कर्तव्य था। दूसरा ये हमारे चिकित्सकों की टीम थी। मेरे यहाँ चिकित्सा कर्मियों का न्यूनतम इन्फेक्शन हुआ, 2-4 लोगों को हुआ, और एक ही व्यक्ति को ऐसा संक्रमण था जिसके जीवन लीला समाप्त थी, लेकिन वो स्वयं बहुत अस्वस्थ थी, बीमार थी। तो हमारे चिकित्सा कर्मियों उसका किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या नहीं आई, और जो लोग कोविड हॉस्पिटलों में काम किए हैं उनमें कोई व्यक्ति इन्फेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने प्रॉपर ध्यान रखा, पीपी किट और जो मास्क है। उसके साथ साथ मैंने निर्देश दिया था सब लोग शाम को स्नान करेंगे, और मेरा दावा है रोज शाम को अगर आपने सिर से पूरा साबुन लगा के स्नान कर दिया तो जो कोविड के 2-4-6 आपके पास वायरस हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, और ना आप घर में फैलाएंगे ना स्वयं संक्रमित होंगे। ऐसी व्यवस्था हमने सारे चिकित्सा कर्मियों को दी थी और समाज में ऐसा आह्वान किया था। और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी के संपर्क में नहीं आए, सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर हम संपर्क में नहीं आते तो बढ़ेगा नहीं। और इस तरह टेस्टिंग हम कांटेक्ट टेस्टिंग पे जोर दिए। कोई आदमी अगर उससे संक्रमित है, उसके अगल बगल वाले, घर वाले, गांव वाले, जैसे जैसे हम बढ़ते गए, नाते रिश्तेदार या किसके किसके संपर्क में आए। कभी कभी होता था कि एक अवैध गाड़ी आती थी बंबई से, 8 लोग आ गए, 8 को हमने पकड़ लिया, 2 उसमें पॉजिटिव आ गए। फिर हम पूरी गाड़ी के लोगों को किसी तरीके से पता लगाते थे, उनकी टेस्टिंग कराते थे। ये बात जरूर है कि उसमें तमाम ऐसे लोग साथ बैठे तो उनको नहीं होता। ये व्यक्ति अपने इम्यूनिटी पर डिपेंडेंट है। तो इम्यूनिटी जिनकी अच्छी थी उनको नहीं इन्फेक्ट हुआ, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि उसका संक्रमण फैलने न पावे। और यही अंतिम लक्ष्य, जब तक हमारे पास कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती है वो करना पड़ेगा। बिल्कुल, तब तक हम खुद को यहाँ पर जागरूक होना होगा, खुद को यहाँ पर सुरक्षा करनी होगी, अपने परिवार की सुरक्षा करनी होगी। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आप CSC मियागंज में तैनात है, आपके क्षेत्र की जनता और पूरे देश की जनता, पूरे राज्य की जनता आपको भी सुन रही है। आप किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं, किस तरह से आपके क्षेत्र में जो है कोरोना के संक्रमण मरीजों को लेकर इलाज चल रहा है, किस तरह से जांच की जा रही है, आप भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं।
देखिए, जहां तक जन जागरूकता लाने की बात है, शासन के निर्देश थे कि कोविड-19 का सर्विलांस किया जाए, डोर टू डोर सर्वे किया जाए और उस सर्वे में जो भी ILI या सारी के मरीज मिले उनकी तुरंत सैंपलिंग करवाई जाए, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट किया जाए। तो हमारे CSC पर भी लगभग 174 टीमें इस प्रकार से गठित की गई थी, जिसमें एक आशा बहू और एक आंगनबाड़ी को रखा गया था। ये डोर टू डोर सर्वे करते थे। कम से कम एक दिन में 50 घरों का सर्वेक्षण एक टीम के द्वारा किया जाता था। तो उसमें जितने भी ILI और सारी के मरीज निकल के आते थे, तुरंत टीम हमें बताती थी। हम वहाँ पे अपनी एक मोबाइल टीम टेस्टिंग की भेजकर उनकी सैंपलिंग करवाते थे। और जहाँ तक इसके बचाव के बारे में बात है, बचाव सिर्फ उतना ही करना है जितना सरकार ने गाइडलाइन कर रखी है। अगर आप उस हिसाब से बचाव कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है सुरक्षा चक्र न टूटने पाए, तो चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, अगर हैंड वॉश की बात हो, अगर आप कोविड हॉस्पिटल में या नॉन कोविड हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, शाम को जाकर आप स्नान कर रहे हैं, साबुन लगा के नहा रहे हैं, अगर आप ये सब करेंगे तो निश्चित ही कोरोना का इन्फेक्शन आपको नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है जो कुछ भी हमें इसकी गाइडलाइन के अनुसार सरकार के द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन, उसका हमें 100% पालन करना है। बिल्कुल, और तभी जाकर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सकता है। एक डर का माहौल भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। डॉक्टर DK गुप्ता जी, अगर जिस तरह से साप्ताहिक जितने भी बाजार लगते हैं उसको भी खोल दिया गया, बाजारों को खोल दिया गया लॉकडाउन के बाद, तो कोरोना संक्रमित संख्या जो है, आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन जो है डर का जो माहौल होता है वो जनता में नहीं रहा है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्रशासन को और सख्त होना होगा? क्या और गंभीरता से इस पर मामले को देखते हुए और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है? क्योंकि एक डर का माहौल जो है वो जनता में दिखाई नहीं दे रहा है सर। बिल्कुल। तो एक तो गवर्नमेंट को ना कोरोना कंट्रोल तो करना ही करना है, साथ में इकोनॉमी को भी रिवाइव रखना है। अगर इकोनॉमी का डूब गई तो लोग जान से चले जाएंगे, भुखमरी आ जाएगी। तो हमें एक बैलेंस करना है। बैलेंस में देखना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनकी जरूरत नहीं है इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए, या जिनकी बहुत कम जरूरत है, तो उन एक्टिविटीज को बहुत कम पैमाने पे खोलना है या नहीं खोलना है। जैसे बहुत सारी, अगर हम बात करें, ऐसी कुछ एक्टिविटी सर्विसेज हैं जिनको हम अभी बंद कर सकते थे या बाद में खोल सकते थे। जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल को हम थोड़ा लेट खोल सकते हैं, या उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। इवन चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों को वर्चुअल रैली में कन्वर्ट करा जा सकता था। जो फिजिकल रैली हो रही थी बिहार में, खास करके वहां लोग भर भर के आ रहे थे और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तार तार हो रही थी। ऐसे ही बड़े बड़े नेता हमारे वो खुद पालन नहीं कर रहे थे मतलब आइसोलेशन का या क्वारंटाइन का, या वो खुद भीड़ वाले इलाकों में जा रहे थे, रैलीज को संबोधित कर रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत संदेश जा रहा था। तो अगर हमें चुनाव है, इस तरह की एक्टिविटी जिनको हम वर्चुअल पे कर सकते हैं माध्यम से, तो उनको वर्चुअल माध्यम से करना चाहिए। एजुकेशन है, वर्चुअल माध्यम से करना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी हो रहा है, घर से काम कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल है। तो इस तरह की चीजों को हमें अभी कर्टेल करना जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए और काफी हद तक लोगों को वैक्सीन लग ना जाए। दूसरी सही बात कि जनता में डर खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, जनता में डर खत्म हो गया, बिकॉज लोगों को ये लग रहा था ये बिल्कुल खांसी जुकाम है, कोरोना तो कुछ है ही नहीं, और जिसको मुझे नहीं होगा बाकी लोगों को हो जाएगा। लेकिन जिसको होता है, जिसके परिवार में होता है, उसको शायद इसकी महत्ता पता लग रही है कि कितना सीरियस प्रॉब्लम है। कि आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ, मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं कल से कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ICU बेड नहीं ले रहे हैं, लोगों को क्रिटिकल केयर जो मिलनी चाहिए वो दिल्ली NCR जैसे बड़े एरिया में, जहाँ पे सबसे ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी है मेडिकल केयर में, वो वहां पे भी नहीं मिल पा रही है। तो अब शायद लोगों को डर समझ में आ रहा है कि कोरोना है और ये सच में सीरियस प्रॉब्लम है। तो एक तो लोगों को डर समझ में नहीं आ रहा है, कम हो गया है। इसलिए हमें बार बार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। खास करके प्रिंट मीडिया, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ऐसे लोगों के इंटरव्यू दिखाएं जो इस त्रासदी से, इस
आपदा से गुजर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करें, प्रिंट मीडिया वाले उनका इंटरव्यू छापें, बार बार जागरूक रेडियो चैनल के माध्यम से, एफएम के माध्यम से, समाज सेवी एनजीओ, इन सबको ऐसा संदेश देना चाहिए कि हमें इससे थोड़ा बचाव रखना है। अगर हम बचाव नहीं रखेंगे तो 100 में से भले ही 5 या 10% लोगों को दिक्कत आ रही है, उनमें से 1-2% लोग सीरियस हो जा रहे हैं और डेथ भी हो रही है। तो अगर तभी जाकर जो है को बचाना है और लोगों को सीरियस होने से बचाना है, और सीरियस होने में खाली ये नहीं है, उसकी जान माल की हानि हो रही है, उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, उसको डिप्रेशन में जा रहे हैं पेशेंट, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, उसकी फैमिली सफर कर रही है। तो अगर इन सब चीजों को हम बार बार बताएंगे, कई अन्य डिफरेंट तरीकों से बताएंगे, तो शायद जनता और जागरूक हो जाएगी। प्लस अगर जनता जागरूक नहीं हो रही तो सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए। जैसे मैंने बताया, दिल्ली गवर्नमेंट ने मास्क ना पहनने पर 2000 का जुर्माना लगा दिया है। तो जब अभी पहले क्या था, पहले हम लोग बहुत कठोर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे कि पहले कोई केस आता था हमको आइसोलेट करते थे, क्वारंटाइन करते थे, लॉकडाउन होता था, जो जोन्स थी जिनमें क्वारंटाइन या लॉकडाउन हो रहा था उनको अच्छे से बैरिकेडिंग होती थी, मूवमेंट कम किया जाता है, लेकिन अब वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो इन सबको शायद मुझे लगता है जो हॉट स्पॉट्स हैं, खास करके उन एरियाज में पुरानी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उसको दोबारा सही तरह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रिजल्ट आ पाएंगे। और जो चालान जो थे पहले से कम होते जा रहे थे, बार बार पहले चालान खूब कट रहे थे जुलाई अगस्त सितंबर में, और शायद उससे कोरोना काफी हद तक कंट्रोल भी हो गया था। आप देखेंगे अक्टूबर के महीने में जो कोरोना के एक्टिव केसेस थे या पर डे केसेस आ रहे थे या डेली डेथ हो रही थी, उनकी संख्या 30% से लेकर 50% तक कम हो गई थी एज कम्पेयर टू जुलाई और अगस्त के नंबर से। सडनली इस अक्टूबर 15-20 के बाद और इस नवंबर के महीने में जब से फेस्टिवल सीजन आया था, तब से नंबर सडनली बढ़ गए। और हम सब लोग आपके चैनल के माध्यम से बार बार बता रहे थे कि जो भी ये फेस्टिव सीजन आ रहा है, जो भी ये उत्सव आ रहे हैं, जो पर्व आ रहे हैं, इस समय दिवाली, दशहरा, छठ पूजा में लोगों का मिलना बढ़ेगा और लोग पालन कम करेंगे। तो इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए और सरकार को इस समय शायद ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, तो वहां कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो उसको पूरा करते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए नियम कानून और स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाए जाएं, सो दैट हम इसको अभी कंट्रोल से बाहर ना होने दें। क्योंकि अभी भी जो जनसंख्या है हमारे देश की या प्रदेश की, वो बहुत कम इन्फेक्टेड हुई है। मतलब अगर हम जीरो कन्वर्जन भी मान लें, बहुत सारी स्टडी का एवरेज मान लें, तो 10 से 15% शायद या 20% जनसंख्या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में इन्फेक्टेड हुई है। मतलब 70 से लेके 90% तक जनसंख्या ऐसी है जो वल्नरेबल है, सस्पेक्टेबल है, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और ये जो कोरोना वायरस है बहुत तेजी से फैलता है, इसका इन्फेक्शन रेट या ट्रांसमिशन रेट बहुत हाई है, तो वो लोग वल्नरेबल हैं। तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, वो वर्जिन है, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन बहुत तेज फैल सकता है। तो अभी जब तक हमारा वैक्सीन नहीं आता, तब तक हमें बड़े धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट लोग इन्फेक्ट हो भी रहे हैं तो जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो थोड़ा स्लो है। उसकी वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ बेड्स हमें कम नहीं पड़ेंगे और हम लोग उन सब जो बीमार होंगे उन सबको सही चिकित्सा सेवा मुहैया करा पाएंगे। तो शायद हमारा फोकस यही रहना चाहिए कि इन्फेक्शन रेट को, ट्रांसमिशन रेट को कंट्रोल कर दें, कम कर दें, इसकी स्पीड को कम कर दें जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है। तो ये हमें कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना होगा और तभी छुटकारा मिल सकता है और तभी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा हो सकती है। डॉक्टर CBM त्रिपाठी जी, अगर अब तक के हम अपने देश की कोरोना केस की अगर बात करते हैं तो भारत में कोरोना की अब तक की जो है करीब 90 लाख केस सामने आ चुके हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो कोरोना के केस 5 करोड़ 60 लाख केस, ये आज का आंकड़ा है सर जो हमारे सामने आ चुके हैं। इस तरह इतने केस हैं ये। लेकिन सर अब सर्दी भी शुरू हो गई है, तो क्या लोगों को खान पान का ध्यान रखना चाहिए? किस तरह की खान पान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो इस तरह की जो ये समस्या आ रही है, जो कोरोना जो है भारी पड़ रहा है लोगों पर, उससे थोड़ी राहत मिल सके? निस्संदेह हमें जो है जी भोजन की प्रवृत्ति में निस्संदेह परिवर्तन लाना होगा जी। आजकल जाड़े का महीना है जी, आंवला उपलब्ध है, विटामिन C की टेबलेट भले नहीं मिले, 2-2 आंवला खाइए, प्रश्न ही नहीं उठता कि आपके पास तक वो पहुंच सके। सवेरे व्यायाम की आवश्यकता है, नहीं कि जाड़े का दिन है 10 बजे तक सोते रहे। सवेरे व्यायाम करिए, भ्रमण करिए और हाई प्रोटीनियस डाइट लेने की जरूरत है। ये नहीं कि भाई जाड़ा आ गया आलू के पराठे बैठ के खा रहे हैं। तो ये सब में परिवर्तन निस्संदेह अपने को लाना होगा, क्योंकि कोरोना जो है जब तक हमारी वैक्सीन नहीं आती, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना के रोने से कोई फायदा नहीं, अब जीना सीखना पड़ेगा। तो जीने के लिए हम ऐसे अपने को सामर्थ्यवान बनाएं
पूरे समाज में ऐसी व्यवस्था बने कि कोरोना हमें छू न सके, क्योंकि ये लड़ाई लाखों वर्ष से वायरस से और मानवता की चल रही है। किसी न किसी रूप में 100 वर्ष बाद ये आती रहती है और सदैव मानवता ने इससे विजय पाई, हम विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके लिए जागरूक रहना होगा, संगठित रूप से एक शक्ति के रूप में। शक्ति कहाँ से आती है? हमारे अपने संयम से। बिल्कुल, हमारे वैदिक ग्रंथों का तो यम नियम संयम, जो संयम का ही पालन कराता है कोरोना। संयम के साथ रहेंगे हम, जागरूकता के साथ रहेंगे, भोजन हैबिट्स और व्यायाम में ध्यान रखेंगे, और हम जैसे कि इसमें श्वसन प्रक्रिया सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। बिल्कुल, हमको जो है प्राणायाम करना चाहिए, श्वसन सामर्थ्य को बढ़ाना है, सवेरे दौड़ना चाहिए। इस तरह करके जो एक्सरसाइज हम करेंगे तो अगर संक्रमण हुआ भी तो केवल श्वसन प्रक्रिया अगर नहीं हमारी औरत हुई तो कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे जनपद में तो 90% से ज्यादा लोग पता ही नहीं चलता इनको कोरोना है जी, नॉर्मल आदमी की तरह पॉजिटिव है और रह रहे हैं। तो हमें निसंदेह इस जाड़े में ध्यान देना होगा। अगर जाड़े में हमने ध्यान नहीं दिया तो कहा जाता कोरोना का संक्रमण जाड़े में जुकाम बुखार सब होता है या और बीमारियां होती, हमने अनुभव किया जिसमें कोमार्बिड है, हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, वो देखते हैं टर्मिनल स्टेज में सब कोरोना पॉजिटिव आ जाता है। बिल्कुल, जबकि सामान्य व्यक्ति नहीं आता है। तो इसलिए हम इस सब पे नियंत्रण रखना होगा। अस्थमेटिक मरीज हैं, इस समय बढ़ जाते हैं, सीवीए के मरीज बढ़ जाते हैं, इन सबको अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी हम विजयी को प्राप्त हो। बिल्कुल, परिवर्तन लाना होगा। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आपको क्या लगता है किस तरह का और परिवर्तन लाना चाहिए अपनी दिनचर्या में, और ये परिवर्तन कितना लाभकारी साबित होगा? जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है जी। अभी तक इसकी न कोई वैक्सीन बन पाई है, ना तो कोई समुचित इलाज आ पाया है। तो हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। खाने पीने में थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर ध्यान देना होगा, थोड़ी बहुत आप योगा भी कर सकते हैं जी। तो अगर इन सब चीजों को हम अपनाएंगे तो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल, तो हमें अपने जीवन शैली में रूटीन लाइफ में दिन प्रतिदिन में इस प्रकार की चीजें अपनानी पड़ेंगी कि हमारी की बॉडी की इम्यूनिटी कहीं से कम न पड़ने पाए। जैसे अगर हम देखा जाए कोरोना, जितने भी कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं जिनको कोई यानी कोमॉर्बिड डिजीज है, कोई लंबी बीमारी है, अगर हम देखते हैं तो उनमें कोरोना संक्रमण के चांसेस नॉर्मल से बहुत ज्यादा है जी, और मॉर्बिडिटी रेट भी उन्हीं में हाई है। बिल्कुल, अर्थात जो लंबे समय से लंबी बीमारी से बीमार चल रहे हैं उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, तो उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें इस प्रकार की जीवन शैली में अपने परिवर्तन लाना ही पड़ेगा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो लगातार अच्छी बनी रहे, जिससे हमें कोरोना ही क्या कोई भी इन्फेक्शन हो तो हमारे शरीर को न फैलने पाए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वातावरण में है ही है। अगर हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोई कोरोना या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज फैलाने के लिए कारक होते हैं वो हमें हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं तब जाकर जो है हमें कोरोना पे जो है वो जीत हासिल होगी। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, हालांकि देश हमारा, अगर भारत देश की बात की जाए तो युवा है, लेकिन और कितना तंदुरुस्त होने की आवश्यकता है हमारे देश को और हमारे देश की जनता को, ताकि कोरोना जैसी महामारी जो ये फैल रही है उससे लड़ने में कामयाबी हासिल हो। सर जी, डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी जी। तो अभी इस कोरोना संक्रमण में हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज समझी कि हमें डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन किसमें? कि हमें सैनिटाइजेशन पे बहुत ध्यान देना है, हमें हैंड हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है, हमें जब कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले उस पर बहुत ध्यान देना है। और इससे कोरोना ही नहीं, दूसरी और बहुत सारी बीमारियां जो कफिंग स्नीजिंग से फैलती हैं, या ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारे निमोनिया वाले इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन कम हो जाएंगे। चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, ये सब कफिंग स्नीजिंग से ये फैलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, तो ये इन्फेक्शन भी कम हो जाएंगे। और हाथ धोने से बार बार ना ही कोरोना बल्कि उसके अलावा बहुत सारे जो बीमारियां जो पानी से या खाद्य पदार्थों के माध्यम से फीकोरल रूप जिनको बोलते हैं उससे फैलती हैं, जहाँ टाइफाइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, डायरिया है, हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, क्या ना, ये सारी जो बीमारियां हैं जो खाने के माध्यम में, पानी के माध्यम से फैलती हैं, ये कम हो जाएंगी। तो कोरोना से हमें एक सबक लेना चाहिए कि हम सबको डिसिप्लिन होना चाहिए,
इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, जिसमें सैनिटाइजेशन हो गया, हैंड हाइजीन हो गया और कफिंग स्निजिंग मतलब रेस्पिरेटरी हाइजीन पे ध्यान देना है, कफ हाइजीन पे ध्यान देना है। नंबर 2, हम सबको अगर किसी भी बीमारी से लड़ना है तो हम सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो सब स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है तो हम लोग कोरोना का किसी भी इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, कोरोना भी 90% लोगों में कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, बिकॉज उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उन लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। खाली 10% पेशेंट में ये माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर इलनेस करता है और 1 या 2% में बहुत कॉम्प्लिकेटेड या डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब 90% लोग अभी भी ठीक ठाक है। वो कौन से हैं? जो यंग एज के हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनमें बहुत सारी बीमारियां नहीं है, जैसे डायबिटीज नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, उनका किडनी की दिक्कत नहीं है, अस्थमा नहीं है, सीओपीडी नहीं है या मोटापा नहीं है। तो हमें लाइफ स्टाइल चेंजेस करने चाहिए। ऐसी बीमारियां जिनको हम लाइफ स्टाइल चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायबिटीज है, मोटापा है, इवन अस्थमा है, कार्डियक जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हाइपरटेंशन है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये सारी बीमारियां जो हैं हम लाइफ स्टाइल चेंज करके ठीक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने? हमें खाने पे संयम रखना है, बहुत सारी तली हुई चीजें नहीं खानी है, बहुत सारी फैट वाली चीजें नहीं खानी है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं खानी जिसमें कैलोरी हाई कैलोरी हो। हमें बैलेंस डाइट खानी है, जिसमें प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट, खास करके फाइबर, वसा और ये सारी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल सारे बैलेंस मात्रा में उपलब्ध हो। तो डाइट कंट्रोल पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट लेनी है। नंबर 2, हम सबको इस करंट सिचुएशन में हम सब जो है लोग एक्सरसाइज करना या कोई भी वर्कआउट करना भूल गए हैं। तो हम सबको डेली कम से कम 20 से 25 मिनट या मिनिमम हफ्ते में 4 से 5 दिन हम लोगों को 20 से 30 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। उसमें हम लोग वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज दूसरी जो बहुत सारी हैं वो कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज करने से हमारा मोटापा, डायबिटीज, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये सब कम हो जाएंगे। तो उसकी वजह से कोई भी बीमारी होगी, दूसरी अन्य बीमारियां में होंगी, उनका जो प्रभाव है हमारी बॉडी पे वो कम होगा, उनकी वजह से कॉम्प्लिकेशन कम होंगे और हमारी जो लड़ने की क्षमता है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, जैसे अभी 90% लोग ठीक हो रहे हैं, अगर हमारी जनसंख्या और ज्यादा स्वस्थ होती तो हो सकता है 95%, 98% जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार होता है उसकी तरह से भी कोरोना होकर निकल जाता है। जैसा हमने इटली में देखा कि वहां के जो जनसंख्या थी वो बहुत बुजुर्ग जनसंख्या थी और वहां के जो लोग थे उनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, शुगर, अनकंट्रोल अस्थमा, ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है। इसलिए वहां का मॉर्टिलिटी रेट बहुत हाई था, इवन अप टू 16-15% था, जबकि हमारे यहाँ इसका 1% या 1.5% है। तो इससे हम एक कंपेयर भी कर सकते हैं कि अगर ओवरऑल देश स्वस्थ होगा तो कोरोना क्या कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हमारे भारतवर्ष का या हिंदुस्तान का बाल बांका नहीं कर सकता है। बिल्कुल, और तब जाकर ही जो है और हमें कामयाबी मिलेगी। डॉक्टर CBM त्रिपाठी जी, कुछ इलाके ऐसे हैं और जो शहर से लगे हुए भी वो इलाके हैं, जो कि गांव का जो क्षेत्र है या फिर जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर कुछ लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें के लिए जो बाहर निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं तो खुले में खाना खाते हैं, वो व्यवस्था सही नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरह की चीज़ों को हमें खाना चाहिए अगर हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, और क्या कुछ हमें नुकसान वहाँ पर दे सकता है सर? जी बिल्कुल। डॉक्टर राजेश वर्मा जी, एक बड़ा तबका जो है, जो गांव का जो क्षेत्र हो सकता है, वो एक शहर से लगा हुआ क्षेत्र हो सकता है, जो कि कुछ खान पान के लिए घरों से बाहर निकलता है, ठेले पर खाना खा रहा है, खुले में खाना है, वो वहाँ पे रखा उसको खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए और किस तरह से हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए जो खुले में रखी हैं ताकि वो हमें नुकसान ना दे सर? जी देखिए, जितनी भी चीजें आप बाजार में जाते हैं खुली में रखी गई हैं, तो हमें भरसक कोशिश ये करनी चाहिए, हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि जितनी भी चीजें खुले में रखी हों उसको हम ना खाएं। जी, जितनी खुली चीजें बाहर रखी रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक होती हैं, उनको खाने से तरह तरह की बीमारी हो सकती है। आपको टाइफाइड हो सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर ये सब बीमारियां आपको हो रही हैं, फिर बात वही उठती है कि आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता कम है और इस समय कोरोना महामारी का रूप बहुत तेजी से फैल रहा। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई तो हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाहर की खान पीन की चीजों को बिल्कुल ना खाया जाए, उनसे बचा जाए।
क्योंकि वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाई भी जा रही हैं, बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में रखी भी जा रही हैं। उनको खाने से अगर हमें हमारी बॉडी को कोई डिजीज हो सकती है तो हमें उससे बचना चाहिए। बिल्कुल, हमें उनसे बचना चाहिए और तभी जाकर हम बीमारी से बचेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे। शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो आम जनता को भी जागरूक होना होगा। जो कोरोना जैसी महामारी लगातार फैल रही है, ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में आंकड़ा बढ़ रहा है और हमारे देश में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उसको लेकर हमें सचेत होना होगा। जो सरकार की गाइडलाइन है उसके आधार पर हमें काम करना होगा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो अपने परिवार की सुरक्षा और साथ ही अपने खुद की सुरक्षा के लिए भी हम सबको आगे आना होगा, हम सबको भी सचेत होना होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।